हम सब एसयूवी में बैठ गए। उसकी गाड़ी से सारा सामान अपनी गाड़ी में डाला और फिर हम सब उसके घर की तरफ चल पड़े। हमने सोचा पहले उसे घर दिखा देते हैं ताकि उसे पता चल जाए कि कहाँ सब कैसा है। फिर वो अपना सामान लेने चली जाएगी। जैसे ही गाड़ी रुकी, यास्मीन झट से बाहर निकली और जगह देखने लगी। वो इधर उधर घूमकर सब कुछ देख रही थी। मैंने उसे आराम से देखने दिया ताकि उस पर कोई दबाव ना बने। विजय और मैंने गाड़ी से सामान निकालना शुरू कर दिया और अनन्या कुछ सामान अंदर ले गई। फिर उसने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि अंधेरा होने लगा था। विजय ने कहा, मुझे लगता है हमें जनरेटर को भी तैयार रखना चाहिए। ऐसा करते हैं, उसे दिन में 1 घंटा चलाते हैं ताकि पता रहे कि वो ठीक से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बिजली जाने वाली है और ये सब नए जीव देश के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये अच्छा विचार है। शुक्र है हमारे पास सैटेलाइट इंटरनेट भी है। लग रहा है थोड़ा सिग्नल वापस आ गया है। हमें जितना हो सके उतनी जानकारी डाउनलोड कर लेनी चाहिए इससे पहले कि ये भी चला जाए। और हाँ, उन चीज़ों का प्रिंट भी ले लेना चाहिए जो दूसरों के काम आ सकती हैं। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे उतना ही अच्छा होगा। विजय ने चिंता जताते हुए कहा, मेरा मानना है कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना शुरू करना होगा जिसके लीडर तुम हो। मैं भी काम करूंगा, लेकिन सच कहूं तो तुम कभी कभी थोड़े अजीब हो, पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे लीडर हो। मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार के लिए लोगों पर कंट्रोल रखना मुश्किल होने वाला है। मैंने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने इतना सारा प्रिंटिंग पेपर खरीदा है। सबसे पहले हमें पेपर बनाने का तरीका सीखना होगा। आगे चलकर इसकी जरूरत पड़ेगी और हमें उन जरूरतों को भी समझना होगा जो भविष्य में आने वाली हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अपना लोहार है, पर हमें यह भी देखना होगा कि खदानों से सामान कैसे निकालना है। मुझे लगता है कि कालकोठरी में ऐसे संसाधन होंगे जो पहले पृथ्वी पर नहीं थे। मैंने कहा, चलो, अब सब उतार लिया है तो मैं जाकर देखता हूं यास्मीन को कोई सवाल तो नहीं है। विजय ने मुझे सलाह देते हुए कहा, भाई, मुझे लग रहा है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, पर जल्दी मत करना, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। मैंने जवाब दिया, हाँ यार, मुझे पता है। अगर मैं सोचूं कि दुनिया में कौन सबसे अच्छी लड़की होगी तो वो यास्मीन जैसी ही होगी। ये बहुत अजीब है यार, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। हमें लोगों की जरूरत है और मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ है। फिर मैं यास्मीन को देखने चला गया। मुझे उसे ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो हमारी जमीन के उत्तर पूर्व की तरफ एक छोटे से तालाब के किनारे बैठी थी। मुझे पता नहीं था उसने मुझे आते हुए देखा है या नहीं, पर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया और उसे देखता रहा। सूरज डूब रहा था और उसके बाल आग की तरह चमक रहे थे। मैं उसकी खूबसूरती में खो गया। जैसे ही मैं उसे देख रहा था, उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने बिना किसी डर या घबराहट के कहा, नमस्ते समर्थ, यहां आओ, मेरे साथ बैठो। मैं उसके पास गया और तालाब के किनारे बैठ गया। मैंने कहा, अगर मैंने कुछ अजीब कहा है तो माफ करना। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आजकल लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, भले ही मैं हमेशा अच्छा चाहूं। मुझे ये सब राजनीति पसंद नहीं है, इसलिए मैं पिछले कुछ सालों से ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। मैं थोड़ा अंतर्मुखी हो गया हूं। मैं उसके बगल में बैठी उस खूबसूरत महिला को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम थोड़े घबराए हुए हो, पर यह भी सच है कि तुमने बिना सोचे मुझे उस राक्षस से बचाया, और तुमने मुझे बचाने से पहले देखा भी नहीं था कि मैं कैसी दिखती हूं। मैं 500 पाउंड का चक्रनाम भी हो सकती थी और तुम तब भी मुझे बचाते। मैं बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। ये जगह बहुत अच्छी है। ये मुझे स्कॉटलैंड में हमारे परिवार के समर हाउस की याद दिलाती है। मैं वेल्स में पली बड़ी हूं। मेरा परिवार वहां बहुत बड़ा है, पर मैंने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी की। मेरे पिता चाहते थे कि मैं किसी बड़े परिवार में शादी करूं ताकि हमारा प्रभाव बढ़े, पर मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। इसीलिए मैं कॉलेज के लिए अमेरिका चली गई। मैंने तब से अपने परिवार से सिर्फ कुछ बार बात की है। शुक्र है उन्होंने मेरा त्याग नहीं किया, पर मेरे पिता मुझसे खुश नहीं हैं। वो अपनी पुरानी यादों में खो गई थी। मैं उसकी आवाज़ सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि अंग्रेजी उसकी पहली भाषा नहीं है। मुझे ये भी समझ में आया कि वो भी मेरी तरह अपने विचारों में खो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो वेल्स के किसी बड़े शाही परिवार से है। वो यहाँ जॉर्जिया में क्या कर रही थी?
मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, तो तुम वेल्स से हो? उसने कहा, हाँ, वो जगह बहुत प्यारी है और मुझे उसकी याद आती है। पर अगर मैं वापस गई तो मेरा परिवार मुझ पर किसी अमीर आदमी से शादी करने का दबाव डालेगा और वो आदमी मुझे जानने की भी कोशिश नहीं करेगा और वो मुझसे उम्मीद करेगा कि मैं घर चलाऊं और बच्चे पैदा करूं। मुझे एक महिला बनकर परिवार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये तय करना चाहती हूं कि मैं किसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। वो थोड़ी निराश और गुस्से में लग रही थी। मैंने लगभग मजाक करते हुए कहा, रुको, रुको, रुको। तो क्या तुम राजकुमारी हो या कुछ और? असली वाली राजकुमारी? उसने सीधे जवाब दिया, हाँ, एक तरह से। मैं अपने परिवार में 5वीं बेटी हूं, इसीलिए मैं किसी बड़े पद के लिए लाइन में नहीं हूं जब तक कि मैं किसी बड़े आदमी से शादी ना कर लूं। मैंने कहा, ओह हा हा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे ये बात बताई और मैं वादा करता हूं कि मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा जब तक कि तुम ना चाहो। मुझे लग रहा है कि यह तुम्हारे लिए थोड़ा संवेदनशील मामला है। राजकुमारी यास्मीन। मैं अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। वो हंसने लगी और बोली, हे भगवान, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला। मेरे साथ पूरी जिंदगी ऐसा हुआ है, पर यह पहली बार है जब अमेरिका में किसी ने मुझे राजकुमारी कहा है। हालांकि ये पहली बार है जब इसने मुझे मुस्कुराया है। मैं तुम्हें अपने कनेक्शन के लिए नहीं बल्कि देखना चाहता हूं कि मैं हूं कौन, मेरा पद नहीं। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मैं सोच रही हूं कि अगर तुम्हारे पास जगह है तो मैं यहां शिफ्ट होना चाहूंगी। तब शायद तुम मुझे समझा सकते हो कि यहां क्या हो रहा है। मैं बहुत उत्साहित होकर लगभग चिल्ला पड़ा, बहुत अच्छा। क्या तुम आज अपना सामान लेने चलोगी या कल चलें? हमारे पास एक फ्लैट बेड ट्रक है जो हमने अभी अभी खरीदा है। हम उसमें तुम्हारा सारा सामान ला सकते हैं, पर शायद कल तक रुकना बेहतर होगा। अंधेरा होने लगा है और हमें नहीं पता कि रात हमारे लिए क्या लाएगी। हमने पहले हाथी के आकार का एक भालू देखा था। उसने जवाब दिया, हम कल तक रुक सकते हैं, लेकिन मैं तुम तीनों से ये जानना चाहती हूं कि यहां सच में क्या हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। मुझे लग रहा है अनन्या ने रात का खाना बना लिया होगा और विजय ने शायद एक कमरा भी तैयार कर दिया होगा। मेरे पीछे आओ, राजकुमारी। उसने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कहा, तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? मैं बता सकता था कि उसे मजा आ रहा है, जो आगे की बातचीत के लिए अच्छा था, और किसे पता, शायद वही मेरी जीवन साथी हो। जैसे ही हम तालाब से घर वापस जा रहे थे, मैंने उससे पूछा, तो राजकुमारी वाली बात सीक्रेट है या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें बता दूं? उसने कहा, तुम उन्हें बता सकते हो, पर इसे हमेशा मत बताना। मैं नहीं चाहती कि पत्रकार मेरा पीछा करें। हम घर पहुंच गए और जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, मुझे बारबेक्यू की खुशबू आई और मैं समझ गया अनन्या ने खींचे हुए पोर्क सैंडविच बनाने की बात की थी। मैंने यास्मीन से पूछा, अरे यार, क्या तुमने कभी खींचा हुआ पोर्क खाया है? उसने जवाब दिया, तुम जानते हो, मैं यहां लगभग 1 साल से हूं और मैंने अभी तक खींचा हुआ पोर्क या यहां तक कि बारबेक्यू भी नहीं खाया है। मुझे डर था कि ये मेरे लिए ज्यादा मसालेदार होगा। हमारे यहाँ वेल्स में ज्यादा मसालेदार खाना नहीं होता। मैंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम इसे पसंद करोगी। अनन्या को भी ज्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है, इसलिए वो मीठे और चटपटे स्वाद वाला खाना बनाती है। यास्मीन लिविंग रूम में चली गई और हमारी सजावट देखने लगी। फिर वो तुरंत मेरे रिक्लाइनर पर बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्रेश होने की जरूरत है। मैं तुम लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूं। मुझे 20 मिनट लगेंगे, उसने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। उसके जाने के बाद अनन्या और विजय ने मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें क्या जानना है? अनन्या ने जल्दी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो रुक रही है? और राजकुमारी यास्मीन का क्या मतलब है? विजय ने बस मेरी तरफ देखा, फिर कहा जो उसने कहा। मैंने कहा, हाँ, सब अच्छा हुआ। मुझे लगता है वो अभी तक बहुत अच्छी हैं। हाँ, वो रुकना चाहती है। कल मैं उसे उसका सामान लाने के लिए फ्लैटबेड के साथ उसके घर ले जा रहा हूं। विजय, क्या तुम कल छुट्टी ले सकते हो? और वो सच में शाही खानदान से है, और ये बिल्कुल सही है कि उसका नाम यास्मीन एलोएल है। मैंने जल्दी जल्दी सारे सवालों के जवाब दिए। विजय ने जवाब दिया, हाँ, मैं कल छुट्टी ले लूंगा। मैं जल्दी ही काम छोड़ सकता हूं।
मैं उन सिक्कों में से एक को मूल्यांकक को दिखाना चाहता था, ये देखने के लिए कि उनकी कीमत क्या है, और मैं उसकी शुद्धता देखने के लिए एक को पिघलाना चाहता हूं, विजय ने जवाब दिया। मैंने उसे 2 सिक्के दिए और कहा, जाओ यार, कर लो जो करना है। अनन्या ने कहा, वाह, असली की राजकुमारी। बुरा मत मानो, लेकिन यह अमेरिका है और यहां इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे जानती हो अनन्या, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, वो शायद सबसे खूबसूरत महिला है जिसे मैंने कभी देखा है, पर मैं उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूं। उसके विचार, शौक और सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर हम अच्छे दोस्त बन गए तो बढ़िया है, नहीं तो हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। मैं आशावादी हूं, पर यह उसकी पसंद भी है। हालांकि मुझे उसके बारे में एक अजीब एहसास हो रहा है। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, पर जब ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसा लगता है कि तुम जानते हो क्या। कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? मुझे बहुत कम पता था, लेकिन यास्मीन हॉल से सुन रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या ने सलाह दी, बस शांत रहो समर्थ। तुम थोड़े ओवरबोर्ड हो जाते हो जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई मिल गया है। मैंने कहा, जरूर, ये सच है, पर यह सिर्फ मैं नहीं हूं। मैं जल्दी पता लगाना चाहता हूं कि कोई बात काम नहीं करेगी, सालों बाद पता चलने के बजाय कि हम दोनों ने अपनी जिंदगी के साल बर्बाद कर दिए। अनन्या ने जवाब दिया, भगवान, तुम गलत सदी में पैदा हुए थे स्टीव। मैंने कहा, क्या मुझे नहीं पता?